दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान होना चाहिए जो स्कूल में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए कि ओवर थिंकिंग को डील कैसे करना है। बॉडी जब हैप्पी होती है तो वो ऐसे केमिकल भी प्रोड्यूस करती है जिन केमिकल से आपके चेहरे पे तेज आ जाता है, आपके चेहरे पे चमक बढ़ जाती है। आप देखोगे स्ट्रेस होता है हार्ट बीट तेज हो जाती है, आप देखोगे स्ट्रेस होता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी डाउन हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा काम नहीं करता, हमारा मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वो काम नहीं करता। तो 6 के 6 तंत्र रुक गए, सिर्फ एक तंत्र चालू है। वो कौन सा है? वो है हमारा जो स्वयं सेल्फ लव नहीं कर रहे अपने आप, उनकी रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्या? किसी से रिश्ता बेहतर वो इंसान कर पाता है जिसका खुद से रिश्ता बेहतर है। ये स्ट्रेस हमारे लिए बुरा नहीं है सर। अगर आज मैं किसी गलत सिचुएशन में हूं तो मेरी बॉडी ठीक स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं देगी तो मैं उससे कॉप अप करने का मैकेनिज्म डेवलप ही नहीं कर पाऊंगा। खाने का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है स्ट्रेस से? जी हाँ, खाने का बिल्कुल होता है। और हमारे यहाँ तो खाने की कैटेगरीज डिवाइड की गई कि ये तामसिक भोजन है, ये सात्विक भोजन है। उसने शरीर इसलिए दिया कि इस शरीर से बाहर निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। देखें कौन कौन निकलता है। तो ये माया से बाहर जाना, कुछ देर के लिए वापस लौट आना, हमको उस ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करवाता है। नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका स्वागत करते हैं हम एक और बहुत अच्छे एपिसोड में। लास्ट एपिसोड को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट दिए और बहुत सारे आपने अपने भी सवाल पूछे। तो आज हम वापस से स्वागत करते हैं हमारे बहुत खास मित्र, मेरे मेंटर अनुराग ऋषि जी का। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात की सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, कंफर्ट जोन के ऊपर, और अनुराग जी ने अपनी एक स्टोरी बताई थी जिसमें स्ट्रेस की भी बात की थी। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के ही ऊपर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चित्रेश जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो हमारी जो वार्तालाप जो हुई थी, जो बात हुई थी, उस पर लोगों ने इतनी अच्छी प्रक्रियाएं दी, मैंने खुद भी देखा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसको और आगे डिस्कस कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो अनुराग जी, लास्ट टाइम आपने अपनी लाइफ की एक बड़ी इमोशनल स्टोरी शेयर की थी। मैं उसी स्टोरी से बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि स्ट्रेस का डायरेक्ट क्या इम्यूनिटी से कोई रिलेशन होता है और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद हो तो लास्ट एपिसोड में भी हमने बात की थी कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की बहुत सी नई स्ट्रीम्स आ रही हैं, जो स्ट्रीम्स ये बात कर रही हैं कि स्ट्रेस और इम्यूनिटी डायरेक्टली लिंक्ड है। बल्कि इसके ऊपर एक पूरा फिनोमेना डिस्कवर किया गया, एक साइंस डिस्कवर की गई जिसको बोला जाता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में साइकी मीन्स आपका ब्रेन, न्यूरो मीन्स आपका नर्वस सिस्टम और इम्यूनोलॉजी मीन्स आपकी इम्यूनिटी। तो आपकी साइकोलॉजी में जो भी कुछ घटित हो रहा है, यानी दिमाग में जो भी कुछ घटित हो रहा है, वो आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी इम्यूनिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज बोला जा रहा है कि ज़्यादातर डिजीजेस जो हमें हो रही हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। साइकी मीन्स आपका ब्रेन और सोमा मीन्स हमारी बॉडी। तो जो हमारा ब्रेन जिस तरह के स्ट्रेसफुल थॉट्स को रिलीज करता है या हैप्पी थॉट्स को रिलीज करता है, उसी से कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल्स बॉडी रिलीज करती है। मतलब विचार हमारे दिमाग में आया, लेकिन वो विचार को जब हमने भावनाएं दी, वो इमोशन बना, वो फीलिंग बना, या कंटिन्यूसली हमने उसका एक लूप क्रिएट किया, तो उससे रिलेटेड बॉडी के ग्लैंड्स ने कुछ केमिकल सेक्रीट करने शुरू किए। अब ये तो किसी से भी आज छुपा नहीं है, ये तो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं बल्कि सदियों से हम लोग जानते हैं कि हमारी पूरे शरीर को केमिकल्स गवर्न कर रहे हैं। हमारे हर एक ग्लैंड केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं। ठीक उसी तरह इम्यूनिटी के जो सिपाही हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। और जो बीमारी देने वाली चीजें हैं वो भी कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही बनती हैं। वो बनने के लिए उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए है, और जिस तरह का एनवायरनमेंट हम स्ट्रेस या हैप्पीनेस के माध्यम से अपने दिमाग में दे रहे हैं, उसी से रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अब अगर हमने अच्छा सोचा, अगर मैंने लव के इमोशंस को फील किया, ग्रैटिट्यूड को फील किया, तो मेरी बॉडी जो है वाइट ब्लड सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, एनके सेल्स, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन सबको रिलीज करती है। और अगर मैंने कुछ नेगेटिव, डर के मेरे पास भाव है, मेरे पास चिंता का भाव है, मेरे पास गुस्से का भाव है, तो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिससे हमारा सारा जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक से। तो बेसिकली साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी भी आज ये प्रूव कर रही है कि आपके भाव ही, अच्छे भाव आपकी इम्यूनिटी को ऊपर लेकर के जा सकते हैं, और अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, नेगेटिविटी में हो, तो वही भाव आपकी इम्यूनिटी को वापस ले आते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि किसी इंसान को अगर उसकी बीमारी की रिपोर्ट ना दिखाई जाए तो वो ज्यादा अच्छे से उस बीमारी से फाइट कर लेता है। मतलब दवाइयां दो, मैं मना नहीं कर रहा, जो ट्रीटमेंट करना है वो भी करो, लेकिन अगर उसको ये बताया जाए कि तुम्हारी उम्र ही 6 महीने बची है, तुमको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है, तुमको ये,
तो आधा तो माइंड वहीं सरेंडर कर देता है कि मैं तो बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमारे उस बीमारी से लेकर के जो भी बिलीफ सिस्टम रखे होते हैं वो हमें अलाउ ही नहीं करते उस दिशा में सोचने के लिए। तो अगर हम सोच नहीं रहे तो केमिकल्स भी रिलीज नहीं कर रहे। तो इसलिए स्ट्रेसफुल थॉट्स न सिर्फ हमारे समय को, हमारे जीवन को खराब करते हैं, बल्कि हमारे शरीर में भी वो उन्हीं बीमारियों को पैदा करते हैं। तो स्ट्रेस अप, इम्यूनिटी डाउन, स्ट्रेस डाउन, इम्यूनिटी अप, सीधा सा मैकेनिज्म है कि स्ट्रेस को मैनेज करना दुनिया की सबसे बड़ी कला है। अगर हम वो सीख लें तो मुझे लगता है हम किसी भी चीज़ को कॉन्कर कर सकते हैं। इसलिए भी लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी देख के बता देता है कि यार क्या बात है, स्ट्रेस में दिख रहा है क्या, चेहरा काला होना शुरू हो जाता है, चेहरे पे रूखापन आना शुरू हो जाता है, यही कारण होते हैं। आप देखो ना कि स्ट्रेस में एक इंसान की उम्र उससे 10 साल बड़ा दिखाई देने लगता है वो। हाँ। और वही इंसान खुश है तो वो 10 साल जवान दिखाई देने लगता है कम। क्यों? क्योंकि वो ये जो सबसे बड़ी फेयर एंड लवली है ये है ही हैप्पीनेस, और सबसे बड़ी जो कालिक है ये है ही स्ट्रेस। ये आपके जीवन को, आपके चेहरे को, आपकी आभा को, आपके ऑर्गन्स तक को खा जाती है। तो अगर हम इसको मैनेज करना सीख लें तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ इम्यूनिटी को नहीं बल्कि चेहरे के ग्लो को, अपने ऑरा को, अपने तेज को, अपनी जीवन के हर एक एस्पेक्ट को ब्यूटिफाई कर सकते हैं। आपके किसी वीडियो में मैंने सुना भी था कि ये जो चेहरे में चमक है ये ब्यूटी स्यूटी से नहीं है, लवली शवली से नहीं है, ये कोलेजन अपने आप प्रोड्यूस करता है। तो बॉडी जब हैप्पी होती है तो वो ऐसे केमिकल भी प्रोड्यूस करती है जिन केमिकल से आपके चेहरे पे तेज आ जाता है, आपके चेहरे पे चमक बढ़ जाती है। जैसे आपके चेहरे पे तो हमेशा ही रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये एक प्रोटीन मेकिंग मशीन है। हमारा शरीर का हर एक सेल प्रोटीन बना रहा है, और ये जो प्रोटीन्स हैं इनके जो टाइप्स हैं ये लगभग 1 लाख तरह के अलग अलग प्रोटीन्स हैं जो हर एक सेल प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर सेल वो प्रोटीन जो बना रहा है अगर वो सही मात्रा में, सही से और सही प्रोटीन बना रहा है तो हम अपनी एजिंग तक को रिवर्स कर लेते हैं। और अगर वही सेल खराब प्रोटीन बनाने लग जाए, या प्रोटीन की क्वालिटी खराब हो जाए, या प्रोटीन ही ना बनाए, तो वही तो एजिंग है बेसिकली, वही तो बीमारी है। मान लीजिए हमारी स्किन जो है ये एक प्रोटीन बनाती है, इसको कोलाजन बोलते हैं, केराटिन बोलते हैं। ये जो प्रोटीन बन रहा है ये स्किन सेल्स बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सेल को अगर सही एनवायरनमेंट मिलता है तो सेल अपना प्रोटीन बनाता है। अब सेल का एनवायरनमेंट क्या है? सेल का एनवायरनमेंट है जो खाना आप मुंह से खा रहे हैं और जो खाना आप यहां से खा रहे हैं। तो अगर यहां से आपने विचार गलत रखे, डर के भाव में हैं, अगर आप डरे हुए हैं तो आपके बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी डरे हुए हैं। मतलब आपके डरे होने से मतलब क्या है? कान डरा हुआ है, नाक डरी हुई है, पेट डरा हुआ है, क्या डरा हुआ है? पूरी बॉडी का एक एक सेल कंपित है, वो डर रहा है। और डर के मोड में, जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप अच्छे से खाना खा रहे थे, या आप अपना कोई काम कर रहे थे, आप प्रोटीन ही बना रहे थे मान लो, या कुछ भी कर रहे थे। अब आपके घर पे एकदम से अटैक हो जाए, तो क्या जो अटैक हुआ आप उसको बोलोगे भाई थोड़ी देर रुको मैं खाना खा लूं या मैं प्रोटीन बना लूं, फिर तुमसे आप सब छोड़ के आप उनसे फाइट करने लग जाओगे। यही जब हमारे पास स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं तो हमारा शरीर, हमारे सेल्स उनसे निपटने की प्रक्रिया में लग जाते हैं और वो अपना काम छोड़ देते हैं। बॉडी डाइजेशन छोड़ देती है। इसलिए स्ट्रेस में इंसान का सबसे पहले पेट गड़बड़ होता है, क्योंकि अब बॉडी के पास डाइजेशन से जरूरी एक काम है जो है सर्वाइवल का। अब उसके, क्योंकि जो स्ट्रेस है, दिमाग को तो यही लगता है ना कि मुझे सरवाइव करना है स्ट्रेस से, और दिमाग पूरा मैकेनिज्म, सारा तंत्र उसी तरफ लग जाता है। आप देखोगे स्ट्रेस होता है हार्ट बीट तेज हो जाती है, आप देखोगे स्ट्रेस होता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी डाउन हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा काम नहीं करता, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वो काम नहीं करता, हमारा कार्डियोवैस्कुलर, तो 6 के 6 तंत्र रुक गए। सिर्फ एक तंत्र चालू है, वो कौन सा है? वो है हमारा साइकिक सिस्टम। क्योंकि अब हमने उस स्ट्रेस से लड़ना है तो सारी बॉडी का मैकेनिज्म डाउन है। हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लिवर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, स्टमक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, गट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप हैप्पी दिन में ज्यादा रहते हो तो आपकी स्किन भी हैप्पी फील करती है, और वो जो प्रोटीन उसने बनाना था वो लंबे समय तक बनाती रहती है। लेकिन अगर आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो तो ये आपकी स्किन की सेल्स को भी पता है दैट यू आर नॉट हैप्पी एंड यू लिव इन सर्वाइवल मोड। तो सर्वाइवल मोड में तो भैया वो अपना काम बंद कर देंगे और फाइट एंड फ्लाइट की तरफ भागेंगे, स्ट्रेस से कॉप अप करने की तरफ भागेंगे, स्किन पे ध्यान नहीं देंगे। मतलब जो एनर्जी आपकी पूरी बॉडी को संचालित करती है वो पूरी एनर्जी निकल के आ गई केवल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। क्या और बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन यथावत रुक गए, क्योंकि अब वो एनर्जी वहाँ जा ही नहीं रही, सेल में एनर्जी जा ही नहीं रही, पूरी सेल की एनर्जी जा रही दिमाग में। क्या बात, बहुत सही बात आपने बोली है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि खाना जब आप खाते हो तो खाना खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि नींद आती है। हाँ।
स्पेशली दोपहर और लस्सी पी लो तो और नींद आती है। अब सोचा इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर का अब सबसे पहला मैकेनिज्म खाना जाने के बाद ये है कि वो उस खाने को डाइजेस्ट करे और डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी बनाए। मतलब उससे अलग अलग कार्ब से अलग कंपोनेंट निकलेंगे, ग्लूकोज निकलेगा, बाकी शुगर से अलग कंपोनेंट्स निकलेंगे, प्रोटीन से अलग प्रोटीन्स निकलेंगे, अमाइनो एसिड्स बनाएगा उससे बॉडी। तो सबसे पहला काम क्या हुआ शरीर का कि जो खाना खाया है अब उसको पचाना है। तो जो हमारी प्राण शक्ति पूरे शरीर के 6 तंत्रों में अलग अलग जगह ऑपरेट कर रही थी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को वो अलग एनर्जी दे रही थी, मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अलग दे रही थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग दे रही थी, अब वो कहां है? अब वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के पास है। तो अगर वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के पास है तो हमारी पूरी बॉडी सुस्त पड़ जाती है, इसीलिए तो हमको नींद आती है। और अगर हमने दही ले लिया जिसमें बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा था, तो अब तो वो डाइजेशन का प्रोसेस और बढ़िया, क्योंकि बैक्टीरिया आने से हमारी इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा पेप्सिन, हमारा म्यूकस सब एक्टिवेटेड है। तो इसलिए वो डाइजेशन का प्रोसेस और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। एनर्जी वहीं पहुंच गई। अब शरीर के पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पास कम एनर्जी है। इसीलिए आपने एक नोट किया होगा कि योग में एक प्रचलन है कि खाना खाने के बाद कोई आसन खाना खाने के बाद किया ही नहीं जाता। कोई आसन, सिर्फ एक आसन है, उसको बोलते हैं वज्रासन, जिसमें आप अपने घुटने मोड़ करके बैठ जाते हैं। वज्रासन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वज्रासन करने से आपकी लोअर बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होना था, अब वो ब्लड सप्लाई नहीं होता। तो अगर आपके शरीर को खाने को डाइजेस्ट करना है तो उसको ज्यादा अमाउंट में ब्लड, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी। आप कई बार नोट भी करेंगे कि वज्रासन में बैठने के बाद आपकी टांगें सुन्न हो गई, नम हो गई, क्योंकि ब्लड फ्लो वहां प्रॉपर बाधित कर दिया आपने। और सिर्फ ब्लड को तो आपने अन्नमय कोश में बाधित किया है, लेकिन प्राणमय कोश में आपने एनर्जी को भी ज्यादा ऊपर की बॉडी के लिए अवेलेबल किया है। इसलिए वो आसन किया जाता था कि डाइजेशन इससे बहुत ज्यादा बेहतर और जल्दी हो जाएगा, ताकि आपकी पूरी बॉडी को जो एनर्जी 6 घंटे उस खाने को पचाने में लगी रहती है, अब वो 1-1.5 घंटे में अपना काम करके वापस से शरीर के बाकी सभी सिस्टम्स के पास अवेलेबल हो। क्या यही कारण है सुबह हमें जल्दी उठ के सारी क्रियाएं करने बोलते हैं? ध्यान करने भी सुबह बोला जाता है, पढ़ाई करने भी सुबह बोला जाता है, एक्सरसाइज करने भी सुबह बोला जाता है, क्योंकि इस समय पेट खाली होता है तो पूरी शरीर की एनर्जी यूज हो पाएगी। एक्चुअल में ये सबसे बड़ा विज्ञान था, क्योंकि सुबह जब आप काम करते हैं तो आप देखो, सबसे पहला तो हमारे पास दिमाग का क्लटर नहीं होता है। दिन भर में तो 50 चीजें, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, सिग्नल पे रुक गए, गाड़ी खराब हो गई, पंचर लगवाना था, बॉस ने कुछ कह दिया, ऑफिस में कुछ, तो इतनी सब चीजों ने क्लटर कर लिया। लेकिन सुबह उठते हैं तो सब चीजें रात को नींद ने शांत कर दी होती हैं। एक नया दिन नए जीवन की तरह नई शुरुआत लेके आता है। अगर वो नया दिन नई शुरुआत लेके आता है तो सिर्फ वो मानसिक स्तर पर नहीं, वो शारीरिक स्तर पर भी होती है। क्योंकि नींद जो है वो नींद नहीं है, नींद हीलिंग का एक मैकेनिज्म है। आपके शरीर में पूरे दिन भर में जो वियर एंड टियर हुआ होता है, नींद उसको रिपेयर करने का काम करती है। आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके टिश्यूज, आपका मेलाटोनिन जो नींद आने पर सिक्रीट होता है, ये मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट है। बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इसने रात भर में फिक्स किया है, इसलिए पूरी बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में है। अगर आपने एक अच्छी और गहरी नींद ली है तो, अगर आपने ली है तो उसके बाद सुबह आपका पूरा शरीर जो है पूर्णतः एक्टिवेटेड है। और अगर आप सुबह कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो आप अपना 100% उसमें दे पाते हैं। शाम को विचार बहुत आएंगे, मेडिटेट करोगे तो वो परेशान करेंगे, लेकिन सुबह करोगे तो विचारों के आने की संभावना सबसे कम है। पेट में खाना नहीं है, क्योंकि खाना सब छोटी आंत बड़ी आंत से गुजर करके अब वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन चुका है। पेट बिल्कुल खाली है, डाइजेशन का प्रोसेस हो नहीं रहा। ठीक इसी तरह आपकी हार्ट रेट भी, अभी कोई आप भागे नहीं, दौड़े नहीं, आपने कोई जीवन, तो हार्ट रेट भी रात को बिल्कुल रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत लोअर चली जाती है। मतलब कभी कभी तो वो 45-40 के आसपास भी चली जाती है रेस्टिंग हार्ट, सोने में। अब वो रेस्टिंग हार्ट रेट भी इतनी स्लो जाने से आपका हार्ट भी बिल्कुल प्रफुल्लित है, ब्लड पूरे अच्छे से तो पूरा तंत्र इतना बैलेंस्ड है कि सुबह का टाइम सबसे उच्च समय माना जाता है इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए। तो खाने का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है स्ट्रेस से? जी हाँ, खाने का बिल्कुल होता है। और हमारे यहाँ तो खाने की कैटेगरीज डिवाइड की गई कि ये तामसिक भोजन है, ये सात्विक भोजन है। तामसिक भोजन तमस को जगाता था, सात्विक भोजन सत्व को जगाता था। रजस, अब 3 गुण है ना हमारे, सत्व, रजस और तमस। तो ये श्री कृष्ण बोलते हैं सत्व, रजस और तमस में अटकी हुई ये जान, ये तीनों गुणों के कारण ही हमारा जीवन जो है चल रहा है। तो जब आप खाना सत्व के हिसाब से, यानी ऐसा आहार जो आपके शरीर में जाकर के आपके शरीर को ज्यादा देर तक बिजी नहीं रखेगा और आपको अराउजल नहीं देगा,
हर एक खाना का जो प्रकार है उसको पचाने के लिए बॉडी को अलग अलग केमिकल्स रिलीज करने पड़ते हैं। प्रोटीन्स के लिए आपकी मुंह की लार और आपका बॉडी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको अलग तरीके से पचाएगा। जो फैट्स हैं उसको पचाने के लिए बाइल जूस रिलीज किया जाएगा, वो अलग तरीके से काम होगा। फाइबर जो है उसको पचाने के लिए सिर्फ आपका मुंह का गुड बैक्टीरिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ब्रेकडाउन और इंटेस्टीन्स अपने आप उसको आपकी इंटेस्टीन को पसंद है फाइबर। तो अगर आप फाइबर किससे मिलेगा? खीरा, टमाटर, जितना सैलड है, जितने फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, फाइबर ही फाइबर है। तो जब आपको फाइबर मिला तो फाइबर क्या करता है? बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब समय थोड़ा लंबा लेता है ये, लेकिन इसको डाइजेशन में उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती, शरीर की ऊर्जा नहीं चाहिए होती। तो जब शरीर की ऊर्जा नहीं चाहिए तो शरीर की ऊर्जा कहां अवेलेबल है? आपके शरीर के पास, हीलिंग के लिए। जब वो खाना नहीं पचा रही तब वो क्या कर रही है? हीलिंग कर रही है। या तो वो एनर्जी स्ट्रेस लेने में खर्च हो रही है, अगर स्ट्रेस नहीं ले रहे और खाना नहीं पचा रहे तो आपका शरीर हील कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आपने खाना ऐसा खाया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी पिया तो वो 30 मिनट्स में सारा प्रोसेस करके आपके बॉडी से प्रोसेस हो गया। अगर वहीं आपने एक एप्पल खाया तो वो आधे से 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपने रोटी खाई, मतलब सब्जी खाई, चावल खाए, तो उसको डाइजेस्ट होने में 2.5 से 3.5 घंटे लगेंगे। वहीं आपने बहुत हैवी फैट्स खाए, मक्खन खाया, और आपने बहुत हैवी ऐसे प्रोटीन्स खाए जिनको पचना बड़ा मुश्किल है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड आपने खाया, सर वो 24-24 घंटे तक नहीं पचता है। 24-24 घंटे तक बॉडी उसी और अभी तो वो पचा नहीं था, और उसके बाद आपकी दूसरी मील भी तो 3-4 घंटे में आ जाएगी। तो जब ये प्रक्रिया हुई तो शरीर की सारी एनर्जी कहां अवेलेबल है? डाइजेशन के लिए। अगर वो डाइजेशन के लिए अवेलेबल है तो वो जो आपके मेंटल थॉट्स जो आपको स्ट्रेस में लेके जाते हैं उनसे कॉप अप करने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए है, विल पावर चाहिए है, वो उसके पास अवेलेबल नहीं है। आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हार्ट रेट को बैलेंस करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पास एनर्जी चाहिए, वो कहां बिजी है? वो तो आवाज लगाओ तो देखो वो तो डाइजेशन के घर बिजी है, वो तो आपके पास आ ही नहीं रही है। हाँ, थोड़ी थोड़ी एनर्जी पूरे शरीर में है, लेकिन मेजर पोर्शन जो एनर्जी का है वो डाइजेशन कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता था कि अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं तो शरीर उसको जल्दी पचाता है। जल्दी पचाने के कारण जल्दी न्यूट्रिएंट्स शरीर को अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, और शरीर जो है वो ज़्यादा देर तक एंगेज्ड नहीं रहता। आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एंगेज्ड नहीं रहता, वो जल्दी फ्री हो जाता है, जिससे एनर्जी आपके पास अवेलेबल है। आप स्फूर्तिवान महसूस करते हो, ऊर्जावान महसूस करते हो, चेरिश्ड महसूस करते हो। लेकिन अगर हमको ये नॉन वेज या बहुत भारी खाना खाने की 20-25 साल की आदत है, और अगर आपने ये एक दिन में ही तोड़नी चाहिए तो आप सिरदर्द पकड़ के आपको बैठ जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे खाने से रिलेटेड बहुत सी गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, जो कि एक अच्छा साइन होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन हमारे शरीर को उनको हैंडल करना नहीं आता, क्योंकि हमने 20-25 साल से उनको जगह ही नहीं दी है, सिखाया ही नहीं है शरीर को। तो जब भी आप खाने के हैवी मोड से लाइट मोड पर शिफ्ट हों तो 5-6 दिन का समय मानकर चलें कि आपकी बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स देगी, आपकी बॉडी सिर दर्द देगी, आपकी बॉडी वीकनेस दिखाएगी, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, आपको लथार्जी फील होगी, एसिडिटी होगा, लेजीनेस लगेगी आपको। ये सब चीजें नॉर्मल होंगी, लेकिन अगर आपने इनको कॉन्कर कर लिया, इनसे डरे नहीं, तो ये प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, और कुछ दिन में आपको लगने लगेगा कि ये जो लाइट फूड है यही जीवन में होना चाहिए, आनंद इसका कुछ और ही है। और वैसे भी आप देखो, आपका शरीर इन्हीं को लेकर लालायित होता है। कभी आप ब्रेड को देख करके आपके मुंह में पानी आता है, लेकिन आप फ्रूट ताजा ताजा लटका हुआ देखोगे, आपके मुंह में पानी, आपको लगेगा तोड़ करके ऐसा रगड़ के फटाफट इसको खा लिया जाए, आनंद आएगा। तो वो चीजें बनी हमारे शरीर को अट्रैक्ट करने के लिए थी, हमारे शरीर के लिए थी। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं खाना खाना मतलब बंद कर दिया जाए, ज्यादा अमाउंट जो है हम उस सात्विक भोजन के लिए जो सूर्य ने पकाया है, जिसको सूर्य की ऊर्जा से, जो जिसको हम बोलते हैं लाइफ फूड, जिसको सूर्य ने बनाया है, सूर्य की गर्मी से बना है, वो फूड सात्विक भोजन की कैटेगरी में आएगा। और हम अगर उस भोजन को लें, जैसे अभी नवरात्रे भी हम जब बात कर रहे हैं, तो वीडियो तो लेट आएगा, लेकिन नवरात्रे अभी चल रहे हैं, तो इन नवरात्रों में क्यों प्रथा थी कि हम हल्का खाएंगे, हम सात्विक खाना खाएंगे? उसका कारण ये था कि इस समय में साल में 9 दिन 2 बार हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के मोड में डालते थे। मौसम भी बदलता है, मौसम बदलता था, इन्फेक्शंस बहुत सारे होते थे। मौसम बदलने के टाइम पर वो इन्फेक्शंस हमें पकड़ेंगे, हम उनसे ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बॉडी तो डाइजेशन में अवेलेबल है भारी खाना खाने में। इसलिए सात्विक भोजन खाया जाता था, हल्का खाना खाया जाता था। लेकिन आज लोगों का व्रत का मतलब सिर्फ ये होता है कि वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा। हाँ,
मैं देखता हूँ हल्दीराम की थाली, मतलब जितना वो लोग नॉर्मल हल्दीराम की व्रत थाली जितना वो लोग नॉर्मल नहीं खाते हैं उससे 2 गुना ज्यादा वो व्रत में खा जाते हैं, व्रत के नाम पे कि व्रत है। तो ऐसा नहीं है कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है तो 20 लीटर पी जाओ, वो मार देगा इंसान, खत्म कर देगा पानी। 20 लीटर पी लिया, आपकी किडनी, आपका ब्लैडर, आपका सारा यूरिनरी ट्रैक्ट सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पर विडंबना ये है कि लोग यही कर रहे हैं, और लोगों के लिए फास्टिंग का मतलब सिर्फ एक रिचुअल पूरा करना है ज्यादातर लोगों के लिए। लेकिन जो इसको रिलीजियसली करते हैं उनसे आप पूछ करके देखोगे तो उनको इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इतना स्ट्रेस कॉप अप होता है। क्योंकि खाना सिर्फ आपके शरीर का खाना नहीं है, जब आपने खाने को कंट्रोल किया है तो आपकी विल पावर स्ट्रांग हो रही है। आप अपनी क्रेविंग्स को बहुत दूर से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मुझे किस किस चीज की क्रेविंग है। अदरवाइज तो दिन में पता ही नहीं चलता कि मुझे इस चीज की भी क्रेविंग है, जाने अनजाने में चबाए जा रहे हैं। उपवास रखते हो तो आपको पता चलता है। और उपवास शब्द अभी निकल के आया तो मुझे समझ में आया, उपवास का एक्चुअल में मतलब जानते हैं क्या था? उप का मतलब हम थोड़ा हायर लेवल पर जाकर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, और वास का मतलब उसमें स्थापित हो जाना। तो जब हम उपवास रखते थे तो हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते थे। इसलिए भी ये प्रथा थी कि स्पिरिचुअल होने में, हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में, क्योंकि व्याधियां नहीं है, क्योंकि लस्ट नहीं है खाने की, क्योंकि क्रेविंग नहीं है किसी चीज की, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। तो अगर उपवास सप्रेशन के लिए किया जा रहा है कि किसी को खाते देखा तो लग रहा अरे यार आज तो पता नहीं क्यों व्रत रख लिया, तो अगर ये कर रहे हो तो कृपया करके मत रखो, ये फायदे की जगह नुकसान दे रहा है। लेकिन अगर आप अपनी उस हंगर को, अपनी क्रेविंग्स को दूर से देख पा रहे हो और ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि वाकई ये क्रेविंग्स जो हैं ये मैं कॉन्कर कर सकता हूँ, तो उपवास आपके लिए उस हायर सेल्फ तक पहुँचने का दरवाज़ा भी बन जाता है। वाह, जितनी चीज़ें अभी आपने बताई अनुराग जी, बचपन से अपन सुन रहे थे शाम को जल्दी खाना खा लो, सुबह जल्दी उठ जाओ, नवरात्रि में उपवास रखो या हफ्ते में एक दिन उपवास रखो। ये सारी चीज़ों को आज तक किसी ने ऐसे समझाया ही नहीं जैसा आपने समझाया। मतलब मेरे को भी लगता है कि आई एम इन 40s, तो इन 40 सालों की यात्रा में भी मुझे किसी ने ये चीज़ें आज तक समझाई नहीं इतने बारीकी से, या हमें कहीं अध्ययन करने नहीं मिली जितने बारीकी से आज आपने समझाया। और अब मुझे भी अंदर से आ रहा है कि हफ्ते में एक दिन तो कम से कम उपवास रखें, और अंदर से इंस्पिरेशन आ रही है कि शाम को 7 बजे से पहले खाना खाने का प्रयास कर लें, जिसमें पूरी बॉडी की एनर्जी हीलिंग में यूज़ हो इंस्टेड ऑफ खाना पचाने में। सर एक प्रक्रिया अगर कोई इंसान इसको फॉलो कर सके ना, ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। ये 3 स्टेप का प्रोटोकॉल है। जैसे अभी आपने बात की ना, हमारे एंसेस्टर्स इसी को फॉलो करते थे और स्वस्थ रहते थे। ये 3 स्टेजेस क्या हैं? पहला तो ये कि दिन में आप 2 मील्स लीजिए। मतलब हैवी मील जो है, जैसे हम 3 समय खाना खा, आजकल तो लोग 4-4 टाइम खाना खा रहे हैं, क्योंकि शाम की जो स्नैकिंग है वो भी खाने जैसी है। उसमें भी बर्गर, पिज्जा और पता नहीं क्या क्या चल, जो कि वंस इन अ वाइल गलत नहीं है, मैं भी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी खा ले। लेकिन कई लोगों के डे का रूटीन यही है कि 4 टाइम का खाना हो ही रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि खाना 2 वक्त का। रोटी 2 वक्त की होती थी, 3 वक्त की तो नहीं होती थी। हाँ, आज भी मजदूर लोग 2 ही वक्त में खाते हैं और शाम को 6 बजे खाते हैं जाके। तो 2 वक्त की रोटी अगर हम लेना शुरू कर दें, सबसे पहला प्रोटोकॉल ये करें। दूसरा, हम जो दूसरे वक्त की रोटी ले रहे हैं वो शाम को सूर्यास्त के पहले अगर कर लें तो कमाल ही है। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो मैक्सिमम 7-7:30 बजे तक खा लें। मतलब कि सोने से 3-4 घंटे पहले तक वो खाना जो हमने खाया है वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइल जूस का जो प्रोसेस चलना था शरीर में, उससे पार निकल चुका हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको ब्रेक डाउन करके इंटेस्टाइन को दे चुका हो, ये प्रोसेस हो चुका हो। अगर ये प्रोसेस रात को चलेगा तो रात को आपका पूरा तंत्र बहुत ज्यादा वीक है, और रात को जो जिसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला है, इसको आयुर्वेद के शब्दों में जठराग्नि बोला गया है। जठर की अग्नि, ये जठर की अग्नि डायरेक्टली लिंक्ड है सूर्य से। अगर सूर्य नहीं है जो, तो जठर की अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं है। अगर वो प्रज्वलित नहीं है तो खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, और वही सड़ा हुआ खाना इंटेस्टाइन में जाएगा, अध पका, अध कच्चा, अध डाइजेस्टेड। अब इंटेस्टाइन में जो खाना जाता है, इंटेस्टाइन उससे बड़ी और छोटी आंत का प्रोसेस होता है कि कई जगह पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कई जगह पर पानी एब्जॉर्ब किया जाता है। हर एक उसका इंटेस्टाइन का भी 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसका फंक्शन है। अब वो जो खाना पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने ब्रेक डाउन नहीं किया, बाइल जूस ने उसको और मुंह के स्लाइवा ने उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं किया, अब वो इंटेस्टाइन में जाके उससे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए लोग 6-6, 8-8 रोटी खा रहे हैं लेकिन शरीर में जान नहीं है।
10 घंटे कोई काम करने को बोलो होता नहीं है, क्योंकि वो खाना पच ही नहीं रहा, रात को खा रहे हैं। दूसरा प्रोसेस इसमें यह था कि हम अपना खाना सूर्यास्त के लगभग आसपास पहले खा सके, तो उसके जैसी बात ही कोई नहीं है। और तीसरी चीज, वीक में एक दिन फास्टिंग जरूर करें, उपवास जरूर करें। हमारे लोगों ने ना चित्रे जी ये भगवान के नाम पे बना दिए, क्योंकि उनको पता था इसी से डरते हैं। या तो डर या लालच, या इन्हीं से मांगते हैं। हाँ, ये शुक्रवार 16 सोमवार कर लो, अच्छा पति मिलेगा है, मंगलवार कर लो हनुमान जी शक्ति देंगे, शुक्रवार कर लो संतोषी माता, मतलब शनिदेव कृपा बरसाए रखेंगे, शनिवार कर लिया तो ये एक्चुअल में तो ये हमारे अंदर बैठे परमात्मा को सुकून देने के लिए था। वो दिव्य शक्ति, वो परम शक्ति, वो स्वयं परमात्मा जो हमारे अंदर बैठकर जीवन को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनको जागृत करने के लिए था कि प्रभु आपको भी समय मिले शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हम हर समय खाना ही ना खाते रहें। और मेरे कितने ऐसे जानकार लोग हैं, कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने 72 आवर्स की फास्टिंग, मैंने उन्हीं का नाम लिखा है वैसे। अच्छा, उन्हीं का नाम लिखा है। मैंने देखा है कि 72 आवर की फास्टिंग से अपने जीवन के कई रोगों को दूर किया, और आज उनकी एज भी ऐसी लोगों की दिखती है कि वो 50 की एज में भी 40 से ज्यादा के नहीं दिखते हैं। तीसरा प्रोटोकॉल ये है कि मैं ये नहीं रिकमेंड नहीं करता हूं सबको, क्योंकि हर एक के लिए ये पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन एक दिन का व्रत आप जरूर करें, कोशिश करें वो पानी पर हो जाए तो आनंद ही आनंद है, नहीं हो सके तो नारियल पानी और जूस को ऐड कर लें। जूस एक बार, क्योंकि वो एकदम से हमारे इंसुलिन स्पाइक करता है। 4-5 संतरे, 4-5 फ्रूट्स, बड़ी सारी, एकदम से बॉडी को जो है इंसुलिन स्पाइक करना पड़ता है उसके लिए। तो एक बार जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है तो दलिया ले लें या ओट्स ले लें। ये भी पॉसिबल नहीं है तो खिचड़ी ले लें, क्योंकि चावल से आपको बहुत सारे कार्ब्स मिल जाएंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है तो हल्का खाएं, रोटी की जगह खाली सब्जी खा लें, और वो सब्जी भी हरी हो तो बहुत बढ़िया। और ये भी पॉसिबल नहीं है तो कोई और ही वीडियो देख लो भाई, यहाँ पे क्यों मतलब मैंने एक नाम लिखा हुआ था किसी का, क्योंकि मैंने आपके एक वर्कशॉप में देखा था, उन्होंने 72 घंटे के उपवास से अपने असाध्य रोगों को ठीक किया जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा, जो अभी आपने बताया कि पानी लें और नारियल पानी लें, फिर जूसेस लें, तो इसी प्रक्रिया को उन्होंने यूज़ किया था जैसे उन्होंने लाइव वर्कशॉप में मैंने सुना था। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे सरल तरीके से किया जा सकता है, इसमें बाकी लोग फॉलो भी कर सकें। जी, अगर किसी को 72 आवर फास्टिंग करनी ही है, अगर कोई इसको करना चाहता है, लेकिन एक तो ये है कि ये वीक में एक बार नहीं करनी चाहिए, महीने में ही एक बार करनी चाहिए। 70, क्योंकि वीक में एक बार करेंगे तो हम 3 दिन तो इसी में ही एंगेज रह गए, तो एक बहुत बड़ा हमारे, तो महीने में एक बार ज़रूर करनी चाहिए। इसका प्रोसेस क्या है कि 72 घंटे में 3 दिन आ गए, जिसमें जो पहला दिन है वो पहले दिन में आप सिर्फ और सिर्फ वाटर फास्टिंग कीजिए। मतलब दिन भर पानी पीना, दिन भर पानी पीजिए, पानी पीते रहिए, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीजिए। ऐसा नहीं कि पानी पर ही रहना है और 15-20 लीटर पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीते रहिए। अगर आपको कहीं से भी कमजोरी जैसा महसूस होता है, थोड़ी सी वीकनेस लगती है, कई लोगों को जो शुरू शुरू में करेंगे उनको लगेगी, तो आप इसमें नारियल पानी ऐड कर सकते हैं। साथ में आप ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी जब डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कर रही है तो उसको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने के लिए और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 1 कप ग्रीन टी लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे हो गए। 1 दिन में नारियल पानी ले लिया, काम पूरा हो गया। तो पहले दिन आपने कोशिश की कि ये आपने कंप्लीट वाटर पे नारियल पानी, ग्रीन टी, और साथ में अगर आप जूस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। दूसरे दिन का जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें आप सिर्फ पानी या नारियल पानी पर ही रहेंगे। सेकेंड हाफ में आप चाहें तो बहुत ही हल्का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, 1 या 2 फ्रूट ले सकते हैं। आपने फ्रूट ले लिया। तीसरे दिन जब आप एंटर करेंगे तो तीसरे दिन आप हल्का खाना खाएंगे। शुरुआत आप लिक्विड से करेंगे और फिर उसके बाद आप फ्रूट खाएंगे। जैसे सबसे पहले आप अपनी बॉडी को फाइबर देंगे, उसके बाद आप हल्का खाना खाएंगे, दलिया, खिचड़ी, दलिया, मोटा अनाज। क्योंकि जो मोटा अनाज है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पचने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं, यानी मुश्किल नहीं पैदा करते, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को उनकी एनर्जी मिलती है। और अगर आप मोटा अनाज लेते हैं तो वो अनाज मान लो 4 घंटे में पचेगा, लेकिन 4 घंटे में वो धीरे 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 सस्टेनेबल एनर्जी रिलीज करता रहेगा बॉडी में। अगर आपने एकदम से कार्ब्स खाए, रोटी खाई, तो रोटी एकदम से गई, एकदम से इंसुलिन स्पाइक हुआ, आधे घंटे बाद खत्म, फिर भूख लगने लगती है।
अगर आपने मोटा अनाज लिया तो भूख नहीं लगेगी। 4 घंटे में वो बॉडी को उसका धीरे 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 उसका रस निकाल के, न्यूट्रिएंट्स निकाल के बॉडी को वो देता रहेगा। तो तीसरे दिन वो मोटा अनाज खाएं। और इसके बाद चौथे दिन जो लोग गलती करते हैं, चौथे दिन फास्टिंग तो खत्म हो गई, उपवास खत्म हो गया, लेकिन गलती क्या करते हैं, वो टूट पड़ते हैं, सब कुछ खाने लगते हैं, टूट पड़ते हैं। चौथे दिन फर्स्ट हाफ में टूटो मत, क्योंकि आपका लिवर इस समय बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में है। वो बाइल जूस नहीं प्रोड्यूस कर रहा था उतना जितना उसे करना चाहिए, वो रिपेयर के मोड में था। और अगर लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल्फ रिपेयरिंग ऑर्गन है, लिवर अगर खुद को रिपेयर करता है तो आपको पता है लिवर रिपेयर करे तो पूरी बॉडी रिपेयर होती है। क्योंकि हार्ट के पास जो ब्लड जा रहा है वो भी लिवर के थ्रू ही जा रहा है, किडनी के पास जो चीज जा रही है, ब्लड जा रहा है, वो भी लिवर के थ्रू ही जा रहा है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कुछ जा रहा है लिवर के थ्रू जा रहा है। इसलिए लिवर बीमार होता है, इंसान 50 बीमारियों में जाता है। और अगर आपका लिवर स्वस्थ है, आप अपने हार्ट को, अपनी किडनीज को, अपने लंग्स को, सबको स्वस्थ करने लगते हो। चौथे दिन हमारा लिवर रिलैक्स्ड मोड में था। अब हमने सोचा कि 3 दिन खाना नहीं मिला है, अब पराठे इतने मक्खन के साथ, या फिर आज तो हम पिज्जा भी खा सकते हैं। अब वो लिवर जो रिलैक्स हुआ था, जो बाइल जूस नहीं प्रोड्यूस कर रहा, जो अभी अपने फुल थ्रॉटल पर नहीं है, अगर आपने उसको एकदम से फैटी स्पेशली खाना दिया, तो अब लिवर जो है वो अच्छा होने की जगह उस पर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। तो फोर्थ बोझ एक साथ आ जाएगा। तो फोर्थ डे ये प्रोटोकॉल यहां खत्म होता है कि फोर्थ डे के फर्स्ट हाफ में आप हल्का खाना खाइए, तला मला और फैट्स को अवॉइड करना है। प्रोटीन लो जितना ले सकते हो बढ़िया, फाइबर लो जितना ले सकते हो बढ़िया, लेकिन हैवी फैट को अवॉइड कर दिया अगर आपने, तो आपने ये 72 घंटे का प्रोसेस पूरा किया। और सिर्फ अगर आपने ये महीने में एक बार भी किया, आप वापस आओगे इस वीडियो के ऊपर 1 महीने बाद और आप कमेंट करके बताओगे कि आपके शरीर के अंदर क्या बदला। ऐसा फूल जैसा हल्का शरीर लगने लगता है, वेट शेड होने लगता है, लोगों की बीमारियां खत्म होने लगती हैं, ऑटोफेजी एक्टिवेटेड हो जाती है 48 घंटे के बाद। सर ऑटोफेजी में अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा, हमारे शरीर का ये जो हंगर है, जो भूख है, ये सबसे पहले तो ग्लूकोज को खाता है, इसको एनर्जी चाहिए, सबसे पहले खाने को खाता है। जब ये खाने को 12-14 घंटे में खत्म कर देता है तो फिर ये वेस्ट खाने को खाता है, जो हमारी वेलाइज में, जो हमारी इंटेस्टीन की जो लेयर्स हैं उनमें चिपका होता है। 24 घंटे तक ये उसको ईट अप करता है। उसके बाद जब इसको खाना नहीं मिलता, हमारे सिस्टम को भूख लगती है, तो फिर ये फंगी को खाता है, फिर ये बैक्टीरिया को खाता है, ये वायरस को खाता है, और ये खाता है साथ में डेड सेल्स को, जिससे कैंसर होते हैं। मतलब कैंसर डेड सेल से नहीं होता, वो अलग सेल्स होते हैं जो म्यूटेट होने लग जाते हैं, जो कंट्रोल में नहीं रहते। फिर अगर आप उसको 48 घंटे तक कंटिन्यू करते हैं तो 48 घंटे बाद ये प्रोसेस शुरू होता है धीरे धीरे कि अब ये उन सेल्स को ईट अप करना शुरू करता है जो गलत प्रोटीन बना रहे थे, या जो प्रोटीन नहीं बना रहे थे, या जो सेल्स फालतू पड़े थे, या वो टॉक्सिन्स जो बॉडी में फालतू पड़े थे, वो गांठें जो बॉडी में कोई काम नहीं कर रही थी, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि 15 घंटे का उपवास किया तो बॉडी ऑटोफेजी में चली गई है, और ऐसा नहीं होता। वो बॉडी जब 72 घंटे का पूरा प्रोसेस एक होता है तब, और अगर 72 घंटे के बाद भी खाना नहीं खाया तो फिर शरीर खुद को ही खाने लगता है, खुद को ही खाने लगता है, फिर शरीर डिके, फिर वो ऑर्गन्स पे इंपैक्ट आएगा। तो ऐसा भी नहीं करना कि फास्टिंग बढ़िया है तो एक हफ्ता बिना उसके, ये योगी के लिए संभव है जिसका शरीर उसके वश में है, हमारा नहीं। हमारे एक बड़े भाई हैं, उनको शरीर में कहीं गांठ हो गई थी, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उनको एक ही काम बोला, सुबह 4 पत्ते कड़ी पत्ते वाले खाएं, मीठी नीम के, और शाम को 7 बजे के पहले खाना किसी भी कीमत पे खा लें। 1 महीने में सर गांठ अपने आप चली गई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अगर ये 4 कड़ी पत्ते के साथ 4 नीम के पत्ते भी 1 घंटे के गैप के बाद खा लिए जाएं, क्योंकि ये जो कड़ी पत्ता का खाना है ना, ये हमारे लिवर को बैलेंस करता है, और नीम का खाना हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जिससे कि हमारा पूरा ब्लड जो है, खाली पेट अगर हम वो नीम के पत्ते चबाते हैं, या कई लोग उसको पानी में रात को भिगो के भी रख देते हैं, या कई लोग चबा के ऊपर से गर्म पानी भी ले लेते हैं, ये दोनों को अगर हम खा लें तो मैं कहता हूं कि ये किसी भी तरह की शरीर की गांठ के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन रिलीजियसली अगर इसको कोई लंबे समय तक फॉलो करता है तो उसके शरीर पर अमेजिंग, इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर ये भी आपको याद होगा जिनका नाम आपने लिखा था कि उन्होंने इसी फास्टिंग से कैंसर तक को हराया है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वही है कि मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप इसको बिलीफ के साथ करेंगे, बिलीफ के साथ करेंगे तो शरीर सब व्याधियों को खत्म करने लगता है। लेकिन वही अगर बिलीफ नहीं है, आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो इसका कोई हल नहीं है भैया। मैं कहता हूं जहां पर सरेंडर नहीं है, मतलब अगर गलत खाना, वैसे तो गलत बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर खाना आपने कुछ अचानक से गलत खा भी लिया तो कम से कम भाव सही रखो
कि मेरा शरीर इसको पचा लेता है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है। और वहीं आपने पानी भी पिया और ये है कि मेरे को तो पेट में बड़ी गड़बड़ है, तो पानी भी नहीं पचने वाला है। तो भाव अच्छा रखेंगे साथ में, तो अगर जैसे उन्होंने किया सरेंडर के भाव से, तो कैंसर तक को हराया। लेकिन अगर भाव सही नहीं है, के सामने उन्होंने ये बात बोली थी, सैकड़ों लोगों के सामने ये बात कबूली थी। तो सर एक बात और समझना चाहूँगा, मैं स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो आपके कई वीडियोस में मैंने सुना थॉट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। तो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग के डायरेक्ट क्या रिलेशन है और कैसे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं आने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो आप देखिए कि स्ट्रेस जो है वो दो घटनाओं पर क्रॉनिक हो जाता है। जो प्रेजेंट का स्ट्रेस है वो बहुत लंबा नहीं चलता है, वो सिचुएशन क्योंकि उससे हम डील कर रहे हैं, या तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा या तो वो सॉर्ट आउट नहीं होगा, हम एक किनारे निकल जाएंगे। लेकिन जो पास्ट है और जो फ्यूचर है, पास्ट जो हो चुका जिसका हम कुछ कर नहीं सकते, और फ्यूचर जो कि अनसर्टेन है, हम उसको भी प्रिडिक्टेबल फ्यूचर बना देते हैं पहले से प्रिडिक्ट करके कि मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, मैं तो बहुत डर रहा हूं, ये कल को ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इन दोनों केसेस में स्ट्रेस जो है वो क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनिक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। क्योंकि पास्ट के थॉट्स और फ्यूचर के थॉट्स ये ओवर थिंकिंग ही हैं। अगर हम ज्यादा नहीं सोचेंगे तो हम प्रेजेंट में रहेंगे। ज्यादा सोचना ही हमें पास्ट में पीछे ले जाता है और फ्यूचर में आगे की चिंताओं पर वरी करने पर मजबूर करने लगता है। तो अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर पाए तो आप अपने स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली कॉप अप कर जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हमारे लिए बुरा नहीं है सर। अगर आज मैं किसी गलत सिचुएशन में हूं तो मेरी बॉडी ठीक स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं देगी तो मैं उससे कॉप अप करने का मैकेनिज्म डेवलप ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे कल एग्जाम है और कल एग्जाम आने से पहले अगर थोड़ा मैं स्ट्रेसफुल नहीं होऊंगा तो 4 क्वेश्चन में फालतू नहीं पढ़ूंगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और मैं थोड़े से स्ट्रेस में नहीं होऊंगा, मॉडरेट स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, अगर वो नहीं होगा तो मैं मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारी बॉडी को स्ट्रेस, जो कि कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, वो हमारी बॉडी को फायदा कैसे देता है, जिसमें आपने कॉर्टिसोल एंडोनिल की बात की, सब बातें की थी। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि जैसे मान लो आप ठंडे पानी से नहाते हो, आपके शरीर के लिए स्ट्रेस है, क्योंकि एकदम से ठंडा पानी आया ना, शरीर को स्ट्रेस मिला। लेकिन इस स्ट्रेस से बॉडी ने अपनी इम्यूनिटी को डेवलप किया, क्योंकि उसको लगा स्ट्रेस आया कोई। अब उसको नहीं पता कि भाई ये तो मजे ले रहा, ठंडे पानी से नहा रहा है, तो उसको तो लगा स्ट्रेस आया शरीर पर और उसने इम्यून सेल्स को रिलीज किया। अब आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो कि उस इम्यून सेल्स उसको नहीं कॉप अप कर पा रहे थे, आपने एकदम से कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल स्ट्रेस दिया, वो कॉप अप होने लगे। हमने कई केसेस में देखा है, हाइड्रा रोलर आते हैं, डर्मा रोलर आते हैं, वो ऐसे रोलर होते हैं, उस पर छोटे छोटे से सुइयां बनी होती हैं। वो सुइयां ऐसे सिर पे चलाओ बाल निकलने लगते हैं। क्यों निकलने लगते हैं भैया? क्योंकि वो सुई माइक्रो नीडल्स होती हैं, इतनी छोटी, वो आपके यहां पंक्चर होल्स कर देती हैं। होल करने से यहां पर एक्चुअली में तो घाव हुआ। अब घाव हुआ तो शरीर को यहां पर ब्लड फ्लो तेज करना है और इम्यून सेल्स यहां पर आकर उसको रिपेयर करने लग जाएंगे। तो कई बार कई लोगों के केसेस में बाल इसलिए उड़ते हैं क्योंकि यहां पर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता। अब वो डर्मा रोलर से ब्लड फ्लो प्रॉपर हुआ और बाल उगने लगे, तो क्या हुआ? कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो चीज सोई हुई थी उसको आपने जगा दिया और वहां काम। तो ठीक उसी तरह से स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है, वो कंट्रोल्ड नहीं रहता। वो फिर हमको आगे जाकर के नुकसान पहुंचाता है और उसका रूट ओवर थिंकिंग से ही निकल के आता है। और हमको एक्चुअल में स्ट्रेस को कॉप अप नहीं करना है, या हम सोचें कि जीवन में हमारे पास स्ट्रेस नहीं आए कभी, ऐसा नहीं होगा। हमको क्या करना है? हमको अपनी ओवर थिंकिंग को काम करके स्ट्रेस कॉप अप के मैकेनिज्म को सीखना है, डील करना सीखना है कि ओवर थिंकिंग से डील कैसे किया जाए। और मुझे लगता है कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान होना चाहिए जो स्कूल में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, कि ओवर थिंकिंग को डील कैसे करना है, क्योंकि यही आज बीमारियों की जड़ बन रहा है, इसी से सब कुछ निकल रहा है। यही आज लोगों में अच्छे रिलेशनशिप्स ना हो, कोई छोटी सी बात हुई, इंसान घर जाके पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा ना इसलिए किया होगा, वो लोग ये पता क्यों कर रहे हैं, वो लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना है। अरे भाई, इसकी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, गारंटी थोड़ा है। हम भगवान थोड़ा हो गए कि उनके दिमाग में घुस करके देख रहे हैं। या हो सकता है आपकी 90% बात सही हो, 10% ना सही हो, लेकिन हमारी सोच के कारण, उस पर ड्वेल करने के कारण हम ओवर थिंकिंग, रिलेशन भी खराब हो जाते हैं सर, जीवन खराब हो जाते हैं कई ओवर थिंकिंग के कारण। हम ज्यादा सोच जाते हैं, कई बार इतना ज्यादा सोच जाते हैं कि मतलब हद से ही लोग बाहर निकल जाते हैं और परसीव करने लगते हैं कि अगला व्यक्ति ये इसलिए कर रहा होगा।
भगवान मेरे को इसलिए दुख दे रहा होगा क्योंकि मेरे कर्म खराब होंगे। हम पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाते हैं सर, और ये सब जड़ है ओवर थिंकिंग की दी हुई। तो सर कोई आसान तरीके ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, वो कुछ इजी स्टेप लाइफ में अपनाएं जिससे दोनों चीज़ों को ओवरकम करने में कुछ हेल्प मिल जाए? बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं 2 स्टेप्स ऐसे बताना चाहूँगा जो आपके ओवर थिंकिंग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं अगर आप 60 दिन तक लगातार ये प्रैक्टिसेस कर लें तो। जिसमें सबसे पहला तो है डीप ब्रीदिंग, कि आप गहरी लंबी सांस लो। इतनी गहरी, इतनी लंबी करो कि कोशिश करो आपको एक ऐसे मार्क तक पहुंचना है कि आप 1 मिनट में केवल 2 ही सांसें ले पाओ। आपका दिमाग एक समय पर एक काम करता है। अब ये जो सांसें हैं ना, ये मैनुअल भी हैं और ये ऑटोमेटिक भी हैं। मतलब ये वो गाड़ी है जो मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है। हमने इसको ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पर छोड़ा हुआ है। इसके क्रूज कंट्रोल को ऑन किया हुआ है, इसके एडास के फीचर्स को ऑन किया हुआ है, और ये अपने आप चल रही है। इसका कंट्रोल अपने हाथ में लो और इसको मैनुअल मोड पे शिफ्ट करो कि गियर आप लगाओगे। और ये गियर लगाने का मतलब है कि आपकी सांसें अब आप लोगे, अपने आप नहीं चलेंगी। जब आप अपने आप लेने का प्रयास करोगे तो कोशिश करोगे कि 5 सेकंड, मतलब ये 3 सेकंड से शुरू करना चाहिए कि 3 सेकंड का इनहेल, 3 सेकंड का एक्सहेल, फिर 4 सेकंड का इनहेल, 4 सेकंड का एक्सहेल, फिर 2 दिन बाद 5 सेकंड का इनहेल, फिर 6 दिन बाद 6 सेकंड का इनहेल, फिर 10 दिन बाद 10 सेकंड का इनहेल और 10 सेकंड का। धीरे धीरे, बहुत धीरे, मतलब मैंने तो 2 ही दिन में बता दिया। हो सकता है 1 हफ्ते तक आप 3 ही सेकंड पर रहो, अगले हफ्ते आप 4 सेकंड पे जाओ। तो धीरे धीरे आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करें, अपने वश में लेकर के आए। ब्रेथ इज द इमोशनल कंपस। ब्रेथ आपके कंट्रोल में हुई, जिस व्यक्ति की ब्रेथ स्लो हो जाती है उसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है, उसका रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे आता है, उसके VO2 मैक्स लेवल्स बढ़ने लगते हैं, उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल डाउन होता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर जाता है, एनके सेल ऊपर जाता है, एड्रेनलिन नीचे आने लगता है, पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इंसान जो है सर्वाइवल मोड से एकदम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के हीलिंग के मोड में चला जाता है, और सारा द्वार कहां से निकलता है? सांस से। वाह, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा सर। लेकिन ये कोई एक दिन की गोली नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसको आपके शरीर को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी के सारे सेल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, एक एक सिस्टम को ट्रेन, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई मैं तो गहरी सांस ही लेता हूं। तो दिन में आप इसकी शुरुआत 5 मिनट से कीजिए, और 1 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि एक बार में आप कोशिश कीजिए कि पहले 3 सेकंड से शुरू करके 3 सेकंड का इनहेल, 3 सेकंड का एक्सहेल, इससे शुरू करें। और अभी भी अगर आपको मैं एक टास्क दूं कि आपकी सांस जो है ये 10 सेकंड का इनहेल होना चाहिए, क्या आप कर सकते हो? ट्राई करके देखोगे? 10 सेकंड का इनहेल, मैं बोलता हूं इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ मतलब डन तो 6 पे ही हो गया था, लेकिन यहां पे मैंने आपका एंड्योरेंस लेवल नहीं चेक करना था। यहां पे ये देखना था कि जितनी देर भी आप सांस ले रहे थे, क्या आप कुछ सोच रहे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक ही काम एक वक्त पे कर सकता है। या तो वो सोच सकता है और ब्रेथ को ऑटो मोड पे डाल के, ऑटो पायलट पे कि बढ़ते रहो जहां बढ़ना है, उसको छोड़ सकता है, या फिर वो ब्रेथ को मैनुअली ऑपरेट कर सकता है और बाकी कामों को छोड़ सकता है कि अब मेरे पास स्ट्रेस का समय नहीं है, क्योंकि अब मेरा पूरा ध्यान मेरी सांस को लेने के ऊपर है। ध्यान सांस पे होगा तो ओवर थिंकिंग करने के लिए हमारे पास ध्यान भटकेगा ही नहीं, दिमाग जाएगा ही नहीं। सर आपने कॉफी पीनी है, गाड़ी चला रहे हो, तो आप गाड़ी को एडास पेडास पे डाल के, क्रूज कंट्रोल ऑन करके, सब करके, और आप अपना आराम से बैठ जाते हो, तभी तो आप कॉफी पी पाते हो। क्यों कॉफी पी पाते हो? क्योंकि अब दिमाग जो है उस चीज से फ्री हो चुका है। दिमाग एक ही काम कर सकता है एक समय पर। अब आपने अपने दिमाग को पूरा लगा दिया उस मैनुअल मोड पे, गाड़ी चलाने पे पूरा ध्यान। अब आप दूसरे काम को नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इसी तरह से आपने वो जो सांसें ऑटो मोड पर चल रही थी, आपने उसकी कमांड अपने हाथ में ले ली, तो दिमाग जो है अब स्ट्रेस वाले थॉट्स को उतनी देर नहीं देगा। वाह। और हाँ, मैं यहां पे एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा। कई लोग ये भी बात बोल देते हैं सर कि तो ये तो हम दिन में 5 ही मिनट के लिए करेंगे, फिर ये तो हम 10 ही मिनट के लिए करेंगे। फिर यहां पर 3 पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं समझने वाले। पहला तो ये, अगर आपको लगता है 5 ही मिनट के लिए करेंगे सर, तो 50 के लिए कर लो, किसने रोका है? शुरुआत छोटे से करो, फिर धीरे धीरे बढ़ा लो। ये तो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर आपकी सेहत आपकी पहली प्रायोरिटी है तो आप निकालोगे जी 50 मिनट, आप बैठोगे ध्यान में, आप करोगे मेडिटेट, निकालो। दूसरा, अगर नहीं भी निकलते तो ये सोचो कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
और आपने अपने नर्वस सिस्टम को 5 मिनट के लिए सही ट्रेन तो किया। सिगरेट भी इंसान 2 ही मिनट के लिए पीता है और उसकी लत में आ जाता है, वो कौन सा 24 घंटे पीता है। आपकी बॉडी को जब उससे अच्छा लगने लगेगा, प्लेजर मिलने लगेगा, तो वो खुद ब खुद आपको फोर्स करेगी बिठाने के लिए कि भाई अब 5 मिनट में आनंद नहीं आ रहा, अब तो ये 20-25 मिनट की प्रक्रिया होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, एक कहानी कहीं से सुनी थी, एक कोई घर जल रहा था, उस घर में एक चिड़िया अपने चोंच में पानी डालकर उस घर के ऊपर डाल रही थी। किसी ने कहा तेरी चोंच में कितना पानी है, इससे क्या आग बुझेगी? तो उसने कहा आग का तो पता नहीं, लेकिन जब इस घर का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो जब आपका इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर लिखा जाएगा कि आपने प्रयास किया, और अगर प्रयास 1 मिनट का भी हो तो वो भी सराहनीय है, उसको भी आज से शुरू कर दो। बहुत बढ़िया सर। आपके मैक्सिमम लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं कि मैं अपने स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करूं, मैं ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म करूं। तो मुझे लगता है जिसने भी ये पॉडकास्ट आज देख लिया, वो स्ट्रेस और एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सारे शब्दों से तो ऊपर पहुंच जाएगा। इसके लिए सर कोई स्पेसिफिक वर्कशॉप या कुछ ऐसा आप करवाते हैं जिससे इन चीज़ों की लत लोगों की ख़त्म हो जाए? हाँ चित्रेश जी, हम लोग वैसे तो हम लोग YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इतने वीडियोस दे रहे हैं लोगों को, इतना ज़्यादा, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाता या एक्सपेंस कर पाता, क्योंकि हर एक इंसान को या कन्वीनियंट भी नहीं होता कि वो ऑफलाइन वर्कशॉप्स या रिट्रीट्स में ट्रैवल करे। तो YouTube पर इतना कंटेंट है सर, इतनी वीडियोस हैं। अभी रिसेंटली हमने इतना, बल्कि अभी तो मैंने एक पूरा साउंड हीलिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री करके YouTube पर डाला कि लोग इसको प्रैक्टिस करें, सीखें और अपने जीवन में उतारें। लेकिन फिर भी वो लोग जो पर्सनली एक छोटे से ग्रुप में जुड़ करके बात करके सब कनेक्ट करके वो करना चाहते हैं, तो हमारे 3 अलग अलग वर्कशॉप्स हैं। एक मेंटल डिटॉक्स प्रोग्राम है, माइंड में क्लटर्स चलते रहते हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, स्ट्रेस्ड थॉट्स जो बरसों के भर रखे हैं, उनको हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से माइंड से निकालते हैं। ये वर्कशॉप ऑनलाइन होता है। इसके बाद एक और वर्कशॉप होता है, वो भी ऑनलाइन है, वो अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस है। वो थोड़ा बड़ा वर्कशॉप है, उसमें 6 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, 6 अलग अलग विजुअलाइजेशंस हैं, और भी उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं। और उसमें मैं या मेरी टीम मंथ में एक बार लाइव आकर लोगों के साथ जुड़ के क्वेश्चन आंसर भी करती है। किसी का कोई सवाल हो, सवाल तो कम लोगों के होते हैं, लोगों को बताना ही होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो वो वर्कशॉप ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी कहीं भी बैठ करके देख सकता है। जैसे नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो वो उसी तरह से आप, वो हमारा LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर आप वो वीडियो सारे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। तीसरा हमारा एक सिग्नेचर प्रोग्राम है जो कि हमारा रिट्रीट होता है ऑफलाइन। इस रिट्रीट का नाम है नो दाई सेल्फ, खुद को जानना, अपने आप को उस कोर लेवल से समझना कि क्या मैं खाली एक शरीर हूं। क्योंकि आज लोगों के पास इतनी भागदौड़ में जो उनके कोर प्रश्न थे ना, वो प्रश्न कहीं छूट गए हुए हैं कि मैं हूं कौन, मैं इस धरती पर आया क्या करने हूं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, क्या मैं इन्हीं दुखों में अपने जीवन को गुजार के चला जाऊंगा, क्या मेरा जन्म सिर्फ बीमारियां लेने के लिए, परेशानियां लेने के लिए, लोगों की मृत्यु देखने के लिए, लोगों जीवन से जाते हुए देखने के लिए, जीवन में पैसे की कमी देखने के लिए, परेशानी देखने के लिए हुआ है? ये सब सवालों के जवाब हमको तब मिलते हैं जब हम अपनी उस परम चेतना से कनेक्ट करते हैं। और बहुत सी ऐसी हीलिंग प्रैक्टिसेस जो हमारे एंशिएंट इंडिया में हुआ करती थी, जैसे सप्त चक्रों को बैलेंस करना हमारे शरीर की कई बीमारियों का नाश कर देता है। हमारी सांसों के ऊपर गवर्नेंस हासिल करना, जो स्वर विज्ञान में और विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार की विधियां दी गई, उसमें से कुछ चीजों को हमने निचोड़ के यहां पर निकाला है, जिनका अभ्यास हम यहां पर लोगों के साथ करते हैं। हठ योग करना, आपके शरीर को एजाइल बनाना कि शरीर जो है किसी भी चीज से लड़ सके और एक कामनेस की स्टेट पर बढ़ सके उस लड़ने के बावजूद भी। और मेडिटेटिव स्टेट को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, अपने शरीर में जो जगह जगह ऑर्गन्स में, ग्लैंड्स में, शरीर के विभिन्न भागों में जो बीमारियां स्टक हो रखी हैं, इमोशन स्टक हो रखे हैं, उनको निकालने का प्रोसेस। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी बात करते हैं, तो वहां पर हम कैसे क्वांटम को समझा जा सकता है, ये सूक्ष्मतम स्तर है क्या, उस क्वांटा तक, उस एनर्जी तक जिसको हमने निराकार बोला है, साकार से निराकार तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो भी साइंस बैक्ड अप चीज़ों के माध्यम से। वो सब कुछ हम उस वर्कशॉप में करते हैं। तो वो लोग जो आ सकते हैं, वो लोग जो उस जगह तक पहुंच सकते हैं, मैं कहता हूं वो जब वहां पर आते हैं तो वो जब वापस जाते हैं अगली बार 2 लोगों को और लेके आते हैं, वो फिर वापस जाते हैं, वो अगली बार 4 को और लेकर के आते हैं। तो ये वर्कशॉप्स हमारे इंडिया के अलग अलग जगहों पर होते रहते हैं। मेनली ये लोनावाला में, ऋषिकेश में, मसूरी में और नैनीताल में, कुछ ऐसी जगहों पर। दिल्ली में बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं प्लान करने का, मुंबई में सोच रहे हैं बहुत जल्दी प्लान करने का। तो ये होते रहते हैं। तो अगर किसी को भी उनके बारे में जानना हो तो वो जान जो भी सर के वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहे, तो मैं सारे
जो 3 वर्कशॉप बस सर ने बताया, मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फॉर्म भरिए, हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी आप लोगों को। सर आपने भी एक बहुत अच्छी बात बोली कि वहाँ लोग आके खुद के पर्पस को जान पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं। तो उससे ही मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह आप सेल्फ़ लव की बात करते हो कि यदि आपने सेल्फ़ लव कर लिया तो खुद को हील करना बड़ा आसान हो जाता है। तो सर सेल्फ़ लव का हीलिंग में क्या रोल होता है? सर मुझे ऐसे लगता है कि सेल्फ लव को हमारी जो आज की जनरेशन है इसने तो समझा ही नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि आज की जनरेशन को सेल्फ लव का मतलब होता है कि थोड़ा समय पार्लर में लगा लेना, हाँ, थोड़ा अपनी बॉडी को भी कुछ खाने की ज़रूरत है तो कुछ भी पेल देना शरीर में, जिम चले जाना, कुछ भी। मतलब हमारे लिए सेल्फ लव का मतलब है इस शरीर को, सेल्फ को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है। सेल्फ सिर्फ इस शरीर की साज सज्जा ब्यूटिफाई कर लिया, बॉडी बना ली, खाने के लिए कुछ भी शरीर को दे दिया तो लगता है यही हमने संतुष्टि कर ली अपने आउटर वर्ल्ड में। लेकिन असल में सेल्फ लव था कि आपका जो सूक्ष्मतम स्तर है, जो आपका सेल्फ है, ये शरीर हमारा सेल्फ नहीं है। मैं इस योग में कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट में ये समझाया जाता है कि हमारा शरीर एक्चुअल में हम हैं ही नहीं। क्योंकि एक समय था जब मैं बच्चा था, मेरे पास बच्चे जैसा शरीर था, लेकिन तब भी मैं था। एक शरीर है जब जवान हो चुका है, जवान जैसा शरीर है, लेकिन तब भी मैं वही हूं। एक शरीर है जो बूढ़ा होकर डिके हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं वही रहूंगा। तो क्या चीज है जो बदलती नहीं है? क्या चीज है जो साक्षी के भाव की तरह उस जवानी को, उस बचपन को, उस बुढ़ापे को विटनेस कर रही है? क्या चीज है जो आपके विचारों को, आपके थॉट्स को, आपकी जीवन में होने वाली घटनाओं को विटनेस कर रही है? दैट इज योर ट्रू सेल्फ। एंड सेल्फ लव मीन्स उस सेल्फ की तरफ वापस लौटना। जैसे कोई विदेश में रहता है, कुछ समय बाद उसको अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने घर वालों की याद आने लगती है, मोहब्बत उमड़ने लगती है, तो वो विदेश से वापस लौटता है अपने रूट्स की तरफ, अपने जड़ों की तरफ। उस लव का मतलब ये नहीं होता कि अब वो अपने घर में $500 फालतू भेज देगा तो वो लव है। वो लव नहीं है, वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति। लव का मतलब है कि वो वापस लौटेगा अपने रूट्स पे। ठीक वैसे ही जब इंसान अपने उस सेल्फ की तरफ, अपने रूट्स की तरफ वापस लौटता है, तो मुझे लगता है वो असल में जान पाता है कि मेरा ट्रू सेल्फ क्या है और मेरी उससे मोहब्बत है क्या। और वो सेल्फ से जुड़ना हमको जीवन का पर्पस बताता है। वाह। वो सेल्फ से जुड़ना हमें हमारे शरीर में क्या चीजें ऐसी हो रही हैं, कहां भारीपन है, कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा, कहां पर चक्र बैलेंस नहीं है, उसको हमको ठीक करना है, वो हमको उस चीज से अलाइन करता है। मतलब सुपर कॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि योगी ही कर सकते हैं। हिमालय में जाके हमारे रिट्रीट्स में लोग आते हैं, तीसरे चौथे दिन ही वो डिवाइन एक्सपीरियंसेस करते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता होगा जो वो डिवाइन एक्सपीरियंसेस में 100 में से कोई एक जो सरेंडर के भाव से नहीं आता है या वो नहीं कनेक्ट कर पाता है। बाकी हर एक व्यक्ति डिवाइन एक्सपीरियंसेस करता है। लोग अपनी 20-20 साल पुरानी बीमारियां छोड़ जाते हैं। लोग आके बोलते हैं सर पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं कमाया जितना यहां से जाने के बाद 4 महीने में कमा लिया। लोग बोलते हैं पूरे जीवन में ऐसी खुशी महसूस नहीं की। अभी किसी का वीडियो आपने कल मुझे भेजा कि मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं इतना खुश कैसे हूं। श्वेता का आया था कि मैं इतनी खुश कैसे हूं, मुझे पता ही नहीं लग रहा है ये हो क्या रहा है मेरे जीवन में। तो जब हमने उस सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी की तो असली मोहब्बत तो अपने आप से तब शुरू हुई है। और उसके बाद जो हम डिसीजंस लेंगे वो डिसीजन हमारी बॉडी को खाली नहीं बल्कि हमारे माइंड को और हमारी सोल को भी अपलिफ्ट करेंगे। एक्चुअल सेल्फ लव है अपने ट्रू सेल्फ के पास वापस लौटना, जो हमारा घर है, हमारा केंद्र है, हमारी चेतना, हमारी ये जो कार है इसका ड्राइवर है, इसकी ड्राइविंग सीट है, इसको देखने वाला है कि कार कैसे चल रही है। और असल में लोगों के साथ चैलेंज यही हो रहा है कि उनके जीवन में जब कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उनको लगता है कि कार की ही गड़बड़ी है, कार का ही पुर्जा बदल लो, कार का ही सर्विस करवा लो, कार का ही ऑपरेशन करा दो। लेकिन असल में वो ये देखते नहीं मुड़ करके कि ड्राइवर की ड्राइविंग भी गलत हो सकती है जिसके कारण कार खराब हो रही है, जिसके कारण कार गलत दिशा में जा रही है। तो वो ड्राइवर जो है वो चेतना है। उस चेतना की तरफ जब लौटेंगे, ड्राइविंग सही हो गई, चाहे धीरे चलेंगे लेकिन कार गड़बड़ कभी भी नहीं होगी। वाह, कितना अद्भुत तरीके से आपने बताया कि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि हम बाहरी बॉडी बस की डेंटिंग पेंटिंग करते रहें, उसको सुधारते रहें। सेल्फ लव का जो ट्रू सेल्फ है वो खुद को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके साथ कनेक्टिविटी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। लव इज कनेक्टिविटी। लव मीन्स यू आर कनेक्टेड टू इट। और बाहर जो भी मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन सिर्फ वो ही सही नहीं है। सिर्फ बाहरी तौर पर शरीर के साथ जुड़ना सही नहीं है। अपने सेल्फ को जानना
उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शरीर के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, खाना अच्छा दे रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, दवाइयाँ क्रीम ले रहे हैं, उतना ही शरीर के अंदर भी ब्यूटिफिकेशन करना ज़रूरी है, जो सिर्फ एक चीज़ से, और ये डिमांड भी नहीं करेगा पैसे की, जिम की मेंबरशिप की, महंगी मॉइस्चराइज़र क्रीम्स की, ये डिमांड करेगा कि बस वापस लौट आओ। आप देखो, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया लास्ट में, से कनेक्ट करके इस प्रश्न का समापन करना चाहूँगा कि वो माता पिता जिनके बच्चे विदेशों में चले गए, एक समय के बाद उनको ये नहीं लगता कि तुम मुझे $100 की जगह $1000 भेजना शुरू कर दो। उनको लगता है वापस लौट आओ, कुछ समय मेरे साथ रह लो, कुछ समय मेरे साथ रह लो, मैं तुमको जान लूँ, तुम मुझे जान लो, मेरे शरीर का हिस्सा हो। हम उस चेतना का, परम चेतना का हिस्सा हैं। उसने शरीर इसलिए दिया कि इस शरीर से बाहर निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। देखें कौन कौन निकलता है। तो ये माया से बाहर जाना, कुछ देर के लिए वापस लौट आना, हमको उस ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करवाता है। और असली मोहब्बत वो $1000 भेजना नहीं, असली मोहब्बत उनसे वापस कनेक्ट करना है जो हमारी रूट्स थी। सर, जो स्वयं सेल्फ लव नहीं कर रहे अपने आप को, उनके रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्या, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप? सर, आपने इतनी गहरी बात की है। पहले तो आपके प्रश्न में ही जवाब है। मैं कहूँगा कि किसी से रिश्ता बेहतर वो इंसान कर पाता है जिसका खुद से रिश्ता बेहतर है। दूसरे को इंसान वो जान पाता है जो खुद को जान गया है। नहीं तो हम अपनी ही डुअल पर्सनैलिटी में जीते रहते हैं सर। अगर हमारी असलियत हमारे ही सामने कोई दूसरे व्यक्ति के रूप में ओढ़ के आ जाए, हम उससे घबरा जाएं। ये कैसा इंसान है? मतलब जो हमारे दो फेसेस हैं, जो एक हम किसी को नहीं दिखाते हैं, अगर वो कोई व्यक्ति का रूप लेके सामने आ जाए ना, हम उससे घबरा जाएंगे सर। हम उसको पसंद नहीं करेंगे। जो हमारा, जो एक्चुअल में हमारा छुपा हुआ वर्जन है, जो श्रूड है, जो कहीं ना कहीं लालच में है, जो कहीं ना कहीं सिर्फ ये चाह रहा है कि वो वर्जन भी जरूरी है समाज के लिए, लेकिन वो वर्जन जो हमारा एक्चुअल ट्रू इनर सेल्फ है, उसको ज्यादा बढ़ाना असल में हमें हमारी रूट्स की तरफ लेकर के जाता है। असल में हमें उन रूट्स से कनेक्ट करवाता है। तो ये जो आपने अभी बात बोली ना, ये 100% सही है। लेकिन ये जो सेल्फ लव का जो प्रोसेस है, अगर हम इसको सही से समझ के इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो हम यहाँ तक बहुत अच्छे से पहुँच पाते हैं। और आप देखोगे कि अगर इसको सुन करके किसी को भी ये चेतना आए तो वो अपने जीवन में बदलाव भी महसूस करेगा। और अगर करो तो बताना ज़रूर। मुझे भी खुशी होगी कि आप वाकई जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि आप इस चेतना पर थे कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सर, क्या कारण होता है शादी के पहले बहुत प्रेम मोहब्बत आपस में होती है, और जैसे ही शादी होती है उसके बाद तकरार शुरू हो जाती है? जितना आपस में प्यार था वो प्यार तकरार में बदलना शुरू हो जाता है, और एक मौके पे जूते बजने भी चालू हो जाते हैं। तो इसका भी क्या सेल्फ लव से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई गहरा रिलेशन है? सर, ये ना एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न जो है ये कई घंटों का प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं इसको सम अप करता हूँ 2-3 पॉइंट्स के अंदर। एक्चुअल में शादी से पहले हमने जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि हम अक्सर हमारे तक ही सीमित रखते हैं, वो हमने प्रदर्शित नहीं किया होता, हमने दिखाया नहीं होता। एक ही पक्ष दिखाया होता है। एक ही पक्ष दिखाया होता है जो अच्छे वाला है, अच्छा वाला है। क्योंकि जब आप उस बंधन में नहीं बंधे ना, तो जिस बंधन को आपने बांधना है उसको बांधने की प्रक्रिया उस अच्छे यू से ही गुजरेगी। आप अपना अच्छा, मतलब आप किसी के साथ कार में जाओगे, आप घुमाने फिराने ले, तो आप अपना जो सबसे बढ़िया परफ्यूम है वही तो लगा के जाओगे। जो टी शर्ट यहाँ से जिसमें एक होल है जो रात को डाल के हम सोते हैं, वो टी शर्ट तो आप नहीं डाल के जाओगे। आप हो सकता है बढ़िया नए कपड़े खरीद करके जाओ, हो सकता है आप परफ्यूम कुछ भी करके जाओ। क्या उस समय आप बताओगे उसको कार में बैठ के कि मैं मूली के पराठे भी खाता हूं और गैस भी छोड़ता हूं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उस समय जब तक वो चीज प्राप्त नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि अपना अच्छा वर्जन दिखाया जाए, ताकि वो आपके बारे में एक अच्छी अवधारणा बनाए। लेकिन हम खाली वो तो नहीं है, हम तो कुछ और भी हैं। तो वो व्यक्ति जब अपना हो, जब प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है ना जी, फिर आप उस पर मूली उगाओ, गाजर उगाओ, फिर आप गैस आपकी रजिस्ट्री है, अधिकार ज्यादा बढ़ जाता, आपका अधिकार हो गया। आपने मंत्र शंत्र पढ़े हैं, आपने साइन वाइन किए हैं, माला शाला डाली है, भाई साहब 4 लाख रुपया खर्चा करके आपने लोगों को खाना खिलाया, और आजकल तो लोग करोड़ों रुपए करके डेस्टिनेशन, आपने वो जो प्लॉट अब आपका हो गया रजिस्ट्री के बाद, अब आप उस पर कुछ भी बनाओगे।
यही कारण हो जाता है कि हमने वो साइड नहीं दिखाई, वो दूसरे को पता ही नहीं है कि ये साइड भी हो सकती है। आपने कोई अप्रिय घटना भी हो गई तो आपने कोई बात नहीं है। शादी के बाद आप वो उसको लगेगा ये जो मेरे आजकल होता है ना बाबू सोना बेबी, वो शादी के बाद पता चलेगा बेबी तो बाबा था बेबी तो भयंकर भड़कता भी था। लेकिन ये इसीलिए कहते हैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको किसी को बहुत अच्छे से जानना हो, शादी इससे करनी है या नहीं करनी है, तो आपको उसके साथ कम से कम 7 साल बिताने चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि ये विवाह करने लायक है भी नहीं है या नहीं। मतलब अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मान्यताओं के आधार पर आधारित है। अभी मैं यूएस में था ना, तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ के घर में रुका हुआ था राले में, नॉर्थ कैरोलिना में। तो उसके घर पे जो मेड आ रही थी, वो मेड उसको बता रही थी, उस मेड का एक बेबी है, वो उसकी बेटी है 5 साल की। तो वो अब उसको मेरे ब्रदर इन लॉ को बता रही थी कि नाउ आई एंड माई बॉयफ्रेंड वी हैव डिसाइडेड दैट नाउ वी कैन मैरी। बेटी 5 साल की, बेटी 5 साल की, वो कह रही अब हम डिसाइड कर सकते हैं, अब नाउ आई एम श्योर कि आई कैन लिव विद दिस मैन, मैं ये डिसाइड करती हूँ। तो किसी ने कहा कि अगर किसी के साथ आपने 7 साल बिताए हैं तो आपको पता चल सकता है। आगे से उसने प्रश्न किया कि अगर 7 साल में समझ ना आए तो बोले 70 बिताओ। वो बोले कि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, अगर 70 साल मतलब तो मैं शॉर्टकट में कैसे जान सकता हूं। तो वो बोले फिर उसको 70 बार गुस्सा दिलाओ, वाह, उसमें उसका ट्रू सेल्फ निकल के आएगा। क्योंकि जब गुस्सा आता है ना, तो शरीर, दिल और दिमाग एक साथ काम नहीं करते हैं, फिर जो असली स्वरूप है ना उसका, वो निकल के आता है। तो वो उसने बोला कि फिर 70 बार गुस्सा दिला लो, फिर उसका ट्रू सेल्फ एक ना एक बार में निकल के आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो ये बात, तो तरीका ये है कि एक्चुअल में जो शादी से पहले हम हर चीज़ अच्छी अच्छी दिखाते हैं, हमने समय साथ में ज़्यादा नहीं बिताया होता, एक दूसरे को ज़्यादा जाना नहीं होता। स्पेशली लवी डवी के केस में तो अच्छा ही अच्छा चल रहा है सब कुछ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ सकता हूँ। और शादी हो जाती है तो फिर वो कहता है बारिश बहुत हो रही है भाई, मैं बाहर कैसे निकलूँ, तेरे को लेने कैसे आऊँ, ऑटो करके आ जा, टैक्सी करके आ जा, बारिश बहुत हो रही है। पहले वो चांद भी तोड़ के ला सकता था। तो ये फेज बदल जाता है सर, किसके कारण? पोजेशन के कारण। अब प्लॉट आपका हो गया है, अब आपको पाना नहीं है। इसीलिए किसी एक बड़े महान मेरे दोस्त हैं, कोई बहुत बढ़िया ज्ञानी है, वो बोलते हैं कि डिस्टेंस में अट्रैक्शन है। जब तक आपने कोई चीज नहीं पाई है ना, किसी ने मुझसे भी एक बार पूछा, उसने बोला हैप्पीनेस क्या है? मैंने कहा जो नहीं मिला वो हैप्पीनेस है। क्योंकि मिलने के बाद तो वो तुम्हारे लिए टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। वो गाड़ी जिसकी तुमने 15 साल इंतजार की, लोगों की आती जाती गाड़ी पर नजर रखी कि एक दिन ये आनंदित हुए, तुम्हारे भाव विभोर हो गए, अंदर से प्राण तक प्रफुल्लित थे उस गाड़ी को देख के। अब जब से 6 महीने से तुम्हारे पास है, तुमने उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं मारा है। वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया कि अब मेरे पास है ये चीज। तो क्या शादी गलत है? नहीं। अब आगे से तो ये सवाल आएगा ना, नहीं। अगर आप उसमें सबसे पहले तो आपका जो वो पक्ष है जो आपने नहीं दिखाया था, उस पक्ष को आपको इंप्रूव करना पड़ता है अब, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो। पहले आप अकेले थे, अब आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस पक्ष को इंप्रूव करना सबसे बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी शादी, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा रिलेशनशिप वो है जहां दोनों पार्टनर्स इवॉल्व करते रहें, ग्रो करते रहें। एक कंपनी में एक पार्टनर बोल रहा है कि हम यहाँ अपनी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बैनर लगाएंगे, ये पंफलेट छपवाएंगे, ऑटो के पीछे लिखवाएंगे हम ये दूसरा पार्टनर बोल रहा है कि ठीक है हम भी यही करेंगे। अब 6 साल गुजर गए, दूसरा पार्टनर बोल रहा है कि यार ये तो फेसबुक पे ऐड चलानी चाहिए हमें, ये तो ऑटो के बैनर देख के तो कोई आ ही नहीं रहा, ये तो हमें न्यूज़पेपर में नहीं देना चाहिए, हमें तो ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के डालना चाहिए। अब सोचो एक पार्टनर अड़ के बैठ जाए कि नहीं हम तो न्यूज़पेपर में ही ऐड देंगे, और दूसरा कहे कि नहीं आपको तो एआई टूल्स को यूज करना चाहिए। हो गया ना मिसमैच। लेकिन अगर दोनों साथ में ग्रो कर गए तो चलने लगेगा। यही कारण है कि वो कपल्स, वो लोग, वो पार्टनर्स, वो बिजनेस पार्टनर जो दोनों ही इवॉल्व कर रहे हैं, उनके क्लैशेस नहीं होते, क्योंकि दोनों सेम पेज पर हैं। और इवॉल्व करने से आप खाली इंफॉर्मेशन के लेवल पर इवॉल्व नहीं कर रहे हो, आप चेतना के स्तर को भी इवॉल्व कर रहे हो। आप समझ जाते हो, आप दूसरे से कंपैशन रखना शुरू कर देते हो इवॉल्व होने के प्रोसेस में। इसीलिए हमारे नो दाई सेल्फ में जो लोग आते हैं, वो लोग अगले बार अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को लेके आते हैं। वो बोलते हैं कि नाउ मी एंड माई वाइफ वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। क्योंकि जब मैं यहां था,
मैं यहां से वापस गया तो मैं यहां आ गया, अब मैं अपनी वाइफ को पता ही नहीं पा रहा हूं कि हुआ क्या है। ये ठीक वैसा ही है कि मैं समंदर देख के आया हूं और एक बाल्टी भर के घर ले गया हूं कि देखो समंदर कैसा होता है, फिर मुझे उसको समंदर दिखाने लाना पड़ता है। नाउ अब वो यहां, नाउ वी बोथ आर ऑन द सेम पेज एंड लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, रिलेशनशिप्स आर सो ब्यूटीफुल। कल जीएस पाजी यहां पे बैठे बात कर रहे थे, वो बोले मेरी वाइफ और मेरा रिलेशन इतना ब्यूटीफुल हो गया है, इतना खूबसूरत हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं पहली बार आया, मुझे लगा वाइफ को भी अटेंड करवाना चाहिए। वाइफ अटेंड करके बोले हमारे झगड़े कम हो गए, हमारे, मेरे को लगता है इसको गुस्सा में करता था यार, कैसा इंसान था मैं, चीजें बदलने लगी हैं। तो जब हम इवॉल्व करते हैं तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो जो हमारा डार्कर साइड है उसको हम टेम करना शुरू करते हैं जब हम इवॉल्व करते हैं। दूसरा, जब हम इवॉल्व करते हैं तो हम कंपैशनेट हो जाते हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति, क्योंकि तुम ही मैं हो अल्टीमेटली और मैं ही तुम हूं। तो अगर मैं दूसरे को हर्ट करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही हर्ट मोड में डाल रहा हूं। और ये इवॉल्व होने के प्रोसेस से आता है, सिर्फ बंधन बांध जाने से नहीं। उससे तो पोजेशन आता है, उससे मालिकाना हक आता है, उससे वो जो डिस्टेंस का अट्रैक्शन है वो भी खत्म हो जाता है। सर, जैसा आपने बताया सेल्फ हीलिंग के बारे में, सेल्फ लव के बारे में, बहुत सारी जगह आपसे ये भी सुना कि आप अपने आप को हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर, इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इजी भाषा में आप लोगों के लिए बता सकें कि कैसे हम सेल्फ हीलिंग से, सेल्फ लव से, खुद को जान के, चेतना को जान के एकदम हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को सुपर अवेयरनेस पे लेके जा सकते हैं। चित्रेश जी, आप देखो आयुर्वेद में, योग में एक कॉन्सेप्ट दिया गया, हमें इस शरीर को बोला गया देह देही। देह देही, देह का मतलब ये बॉडी जो कि सप्त धातु से चल रही है, रस रक्त अस्थि मांस मेद मज्जा शुक्र। और देही का मतलब कॉन्शियसनेस, जो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है, चेतना जो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपका शरीर तो कर रहा है, देह तो कर रही है, लेकिन हमारी चेतना बैक सीट पर सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रही है, सिर्फ इसको देख रही है। क्या हो अगर हम ही वो चेतना हो जाएं और हम ही अपने हर एक एक्ट को देखने लगें? वाह। तो इसके लिए ध्यान की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हम नो दाई सेल्फ में भी बहुत से, आपने देखा है कि हम बहुत से ऐसे मेडिटेशंस, बहुत से जो कई सालों के रिसर्च के बाद, प्रयोगों के बाद हमने डिजाइन किए और बहुत से एंशिएंट चीजों को लेकर के हमने उसमें जोड़ा, उसमें भी हम यही प्रयास करते हैं कि आप जो चेतना हो, आप ही उस चेतना के साथ चेतना हो जाओ, कनेक्ट कर जाओ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं पॉडकास्ट में एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आपकी चेतना सब कुछ देख रही है, आपकी चेतना सुन रही है, आपकी चेतना बोल रही है, लेकिन हमें वो सुनाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि हम इन पंच इंद्रियों से ऑपरेट हो रहे हैं। हम इन कानों से सुन रहे हैं, हम इस नाक से स्मेल कर रहे हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, हाथ से टच कर, हम इन पंच इंद्रियों से ऑपरेट कर रहे हैं शरीर के साथ जुड़ने के बाद। लेकिन अगर हम इन पंच इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दें तो हम उस चेतना के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और देखो, चेतना को हम अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी भी ये किया, आपके साथ भी करना चाहूंगा। जैसे आप मान लीजिए आपको हैप्पीनेस के स्पेलिंग आते हैं, हैप्पीनेस बोलना आता है, बोल के दिखाइए। HAPPINESS। ये आपने बोला। अब आप यही काम अपने मन में करेंगे, आप हैप्पीनेस अपने मन में बोलेंगे, बोलिए। अब आप हैप्पीनेस के स्पेलिंग को भी मन में बोलिए, बहुत आराम से। अब आप स्माइल को मन में बोलिए, इसके बाद स्माइल के स्पेलिंग को मन में बोलिए। आपके चेहरे पर स्माइल क्यों है पता नहीं। आप एक चीज नोट करोगे कि क्या आपने अंदर हैप्पीनेस बोला? मुंह तो आपका बंद था, तो किसने महसूस किया कि बोला जा रहा है? कि अच्छा, बोला तो चलो बोला, क्या आप अंदर जब बोल रहे थे तो सुन भी पाए कि हैप्पीनेस बोला जा रहा है? ऑब्जर्व कर पाए। हाँ, एक एक शब्द जो आपने बोला, हैप्पीनेस का एक एक अल्फाबेट जो आपने बोला, क्या वो पता भी चल रहा था कि बोला जा रहा है? हाँ, ऑब्जर्व हो रहा था। ऑब्जर्व हो रहा था ना। हाँ। तो कान तो आपके नहीं सुन रहे थे, फिर कैसे ऑब्जर्व हो रहा था? ये आपकी चेतना इसको महसूस कर रही थी। वाह। आपकी पंच इंद्रियां काम नहीं भी कर रही थी, फिर भी तो इसलिए जो विचार हमारे लगातार नेगेटिव चलते रहते हैं, हमारी चेतना एक्चुअल में वो जीती है उन विचारों को। वाह, अद्भुत एग्जांपल सर। हम तो लाइफ में उस मोड में, इसीलिए तो कहते हैं दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, क्योंकि जो आप जी रहे हैं अंदर, यहां सोच रहे हैं, यहां बोल रहे हैं, चेतना उसको एक्सपीरियंस कर रही है। और चेतना को लग रहा है कि मैं यही जी रही हूं। चेतना को तो पता ही नहीं कि शरीर जिएगा तब जिएगा, उसको लग रहा है कि क्योंकि यहां पर हो रहा है तो वो उसके लिए रियल है। वाह। तो असल में
ये आपने देखा कि ये किसने महसूस किया हैप्पीनेस का एक एक शब्द? चेतना ने। हाँ। अंदर से ही आया ना, कानों ने तो नहीं सुना, मुंह ने तो नहीं बोला, फिर भी तो ये जो पंच इंद्रियां हैं, इनके पार भी हमारी चेतना के पास वो पूरी एबिलिटी है। ये जो ऑर्गन्स हैं, इनके पार भी हमारी चेतना के पास वो कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ करके वो पूरी एबिलिटी है कि वो हमें स्वस्थ कर सके, हमें हायर वर्जन से कनेक्ट करवा सके, जीवन की व्याधियां खत्म कर सके, दुख दूर कर सके। लेकिन जरूरत उसके लिए है उस चेतना के साथ जुड़ने की। वाह। हमने कई लोग बोलते हैं चेतना को कहां ढूंढे। मैंने कहा वो खोई होती तो ढूंढते, वो खोई नहीं है, वो आपके अंदर ही है, सिर्फ कनेक्ट करने की देर है। हमने कनेक्ट सिर्फ शरीर के साथ किया हुआ है, पंचेंद्रियों के साथ किया हुआ है, चेतना के साथ नहीं किया। और उससे कनेक्ट करने का सबसे बड़ा मार्ग इसी प्रश्न में है कि पंच इंद्रियों को रिलैक्स कर दो, आंखें बंद, सांसें सामान्य, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरा ध्यान श्वास पर, सुनने देखने से। तो हमने क्या किया? हम ये जो प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, इसमें हमने किया क्या? हमने पंच इंद्रियों को शांत किया। जब पंच इंद्रियों को शांत किया जाता है तो छठी इंद्री, जिसको सिक्स सेंस बोला जाता है, वो जागृत होती है, वो हमें इंट्यूशन देती है, वो हमें कनेक्ट करती है। मान लो मुझे कोई प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, मुझे जीवन में क्या करना है उसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, इससे मुझे शादी करनी है, इसके साथ रहना है, इसके साथ पार्टनरशिप करनी नहीं करनी, इसका जवाब नहीं मिल रहा है, या मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो आप ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप कितनी बुद्धि और कितने विवेक से ढूंढ पाएंगे? इतनी जो 30-40 साल पुरानी है, जिसने 100, 200, 500 लोगों के साथ डील किया होगा। आप अपने दोस्त से सलाह लेते हैं तो वो भी अपनी सलाह ऐड कर देता है, तो इतनी 30-40 साल, उसकी 30-40, कितनी बुद्धि हो गई? 60 साल की। लेकिन अगर आप अपनी चेतना से कनेक्ट करते हैं, जो यथा पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, जिसने आपके सैकड़ों जन्मों को एक्सपीरियंस किया है, जिसने आपके साथ करोड़ों लोग, अरबों लोगों के सैकड़ों जन्मों को एक्सपीरियंस किया है, तो अगर वो प्रश्न का जवाब उससे आएगा, उस चेतना से आएगा, तो आप सोचो वो कितना इंटेलिजेंटली आएगा, वो कितना पर्पस से मैच्ड आएगा, वो कितना ब्यूटीफुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब आपको जवाब बुद्धि नहीं दे रही, अहंकार नहीं दे रहा, मन नहीं दे रहा, चेतना दे रही है। जीवन के पर्पस मिलने लगते हैं चित्रेश जी, लोगों की बीमारियां ठीक होने लगती हैं, और लोगों को पता लगने लगता है कि मैं इस धरती पर आया क्यों हूं, मेरा कारण क्या है। क्योंकि जब चेतना के साथ कनेक्टिविटी होती है तो वो खुद को जान पाते हैं, नो दाई सेल्फ कर पाते हैं। वाह, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन अनुराग जी। रोंगटे खड़े हो रहे थे जब आप ये बातें बोल रहे थे। मतलब इतना अद्भुत, इतना सरल, सहज तरीके से आपने इतना, मतलब चेतना को मैंने भी जीवन में पहली बार महसूस किया है जब आपने इतना इजी एग्जांपल दिया। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिन्होंने पॉडकास्ट चलते वक्त उन्होंने भी यदि ये प्रक्रिया की होगी तो वो भी ज़रूर महसूस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा अनुराग जी। थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैं आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट भी बहुत छोटा पड़ गया है। तो मैं एक बार ज़रूर वापस से आपके साथ एक बार ज़रूर बैठना चाहूँगा जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि आपने अपनी खुद की लाइफ को इतना बड़े लेवल पे चेंज किया, इतना इनक्रेडिबली चेंज किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके। तो मैं चाहता हूँ दुनिया को भी उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो। तो अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन सच में मेस्मराइजिंग सेशन था, रोंगटे खड़े कर देने वाला सेशन था, और ऐसा लग रहा था बस आप बोलते जाओ और हम सुनते जाएं, आप बोलते जाओ हम सुनते जाएं। बहुत आनंद आया सर। बहुत बहुत आभार सर, मुझे भी उतना ही आनंद आया, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपका बात करना आपके सवालों पर, आपके जवाबों पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन किस तरह से वो जानकारी हासिल करने की जो प्रेरणा आ रही है वो उस पर डिपेंड करता है। तो जो आपके सवाल थे वो वाकई उन्होंने मेरे भी अंदर से कुछ बिजली सी कौंधाई कि मुझे भी सोचना पड़ा कि वाकई ये चीज़ें जो हैं मैं लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर ये अनुभव किसी को भी अच्छा लगा होगा तो मुझे लगता है कि आपने एक बहुत ब्यूटीफुल काम किया लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाने का। पर आप लोगों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर की है सिर्फ सुनिएगा मत, क्योंकि लोग अक्सर यही गलती कर रहे हैं कि वीडियो पर वीडियो हम सुन रहे हैं लेकिन उनको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। और अगर आप किसी भी जगह के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि सिर्फ ये चीज़ें सुननी नहीं है बल्कि इनको अपने जीवन में उतारना है। वीडियो पर लाइक नहीं आया चलेगा, लेकिन अगर आपने इनको उतारने का प्रॉमिस कर दिया कि वाकई मैं ये प्रैक्टिस अपने जीवन में करने वाला हूँ, तो आप अपने जीवन में बदलाव स्वयं देखेंगे और 1 महीने बाद वापस इस पॉडकास्ट पर लौटेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि मेरे जीवन में इतने बड़े बदलाव आए जो मैंने कभी भी नहीं सोचे थे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।
तो जो भी लोग अनुराग जी से कनेक्ट होके अपने जीवन में और बदलाव लाना चाहते हैं तो अनुराग जी के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाएं, क्योंकि अनुराग जी ने बहुत सारे सेल्फ लर्निंग के वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी विजुअलाइजेशन से संबंधित, हीलिंग से संबंधित प्रैक्टिसेस बताई हैं, बहुत सारी बुक की समरीज दी हैं जो आपका जीवन बदल सकता है। तो रोज़ एक नियम बना लीजिए कि कभी भी आते जाते जब जब आपको समय मिले तो आधे से 1 घंटे अनुराग जी का एक वीडियो ज़रूर उठा के देखिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया। और यदि आप अनुराग जी के कोई प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस लिंक को फिल करें, टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आप ज़रूर प्रोग्राम में जाइए और अपना जीवन बदलिए, क्योंकि मैंने खुद उस प्रोग्राम में जाके अपने जीवन को बदला है और मैंने सैकड़ों लोगों को विटनेस किया है अपने जीवन को बदलते हुए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो एक बार ज़रूर समय निकाल के जाइए, क्योंकि ये समय आपके जीवन का सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा जो आप अपने आप के लिए करेंगे। तो नो दाई सेल्फ में आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।